की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कवर कर लिया। और इसका जो पीरियड है जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है वो भी हिस्ट्री किसकी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पर, इन इंडिया, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवाइल या कह सकते हैं मध्यकाल, और आज जो हमारा शुरू होगा वो होगा हमारा ब्रिटिश। ब्रिटिश कह सकते हैं या हम लोग उसे कह सकते हैं मॉडर्न। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें यानी कि इतिहास के बारे में बात करें कि इतिहास कब से शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया तकरीबन कई हजार साल पहले जो है उसका टाइम पीरियड शुरू होता है। लेकिन जब हम लोग इसको हिस्ट्री को एजुकेशन से रिलेट करते हैं यानी कि शिक्षा से इसको जोड़ते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा शुरू होता है वैदिक सभ्यता से। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में हमने इसको माना है 1500 ईसा पूर्व तक जो है वो हम लोगों ने इसको माना है। ठीक है, 1500 से लेके 600 तक का जो टाइम पीरियड है हमारा वो कहलाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हमारा आ जाता है बौद्धिक सभ्यता, या कह सकते हैं बौद्धिक शिक्षा, जो 600 से लेके यानी कि 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व से लेके हम लोग मान सकते हैं 1200 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकाल यानी कि मिडाइवल, जिसमें हम लोगों ने बात की थी बिस्मिल्लाह रस्म की, जो आ जाता है 1200 से लेके 1800 ईस्वी तक। और इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आधुनिक काल, या जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश काल। ये एजुकेशन के पस मंजर में है, ध्यान रखिएगा। और ये आता है हमारा 1800 से लेके 1947 ईस्वी तक। और इसके बाद आ जाता है हमारा स्वतंत्रता भारत के बाद का इतिहास, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का काल, यानी कि आफ्टर 1947। और ये चलता है कब तक, आज तक, यानी कि जब ये आप लोग क्लास ले रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता, बौद्धिक सभ्यता, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, या जो हम लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो करनी है। अभी हमने क्या किया है, बौद्धिक, वैदिक, इन सभ्यता को कवर किया है, और मध्यकाल, इसमें क्या क्या शिक्षा हुई, क्या क्या चीजें हुई वो हम लोगों ने पढ़ी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो पूछता है कि एंशियंट हिस्ट्री में ये जो शिक्षा होती थी उसके बाद जब राजा महाराजा होने लगे तो किसकी स्थापना होने लगी, विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी, जिसमें जैसे हमारा विश्वविद्यालय आता है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला के बाद नालंदा। इनका ताल्लुक कब से है, इनका ताल्लुक है हमारा प्राचीन शिक्षा से। याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्राचीन शिक्षा के विश्वविद्यालय कौन से हैं या प्राचीन काल में कौन कौन से शिक्षा के मंदिर थे, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, तक्षशिला, नालंदा। इसके बाद विक्रमशिला, क्या आ जाएगा, विक्रमशिला। विक्रमशिला के बाद उड़ंतपुरी, उड़ंतपुरी। ये क्या है, ये विश्वविद्यालयों के नाम है सारे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उड़ंतपुरी और वल्लभी। वल्लभी के बाद जगद्दला, जगद्दला। ठीक है, ये क्या है, ये इनके नाम है जो विश्वविद्यालय हैं जुड़े हुए, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उड़नपुरी, वल्लभी और जगद्दला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के कंटेम्प्रेरी यानी कि इसी के हम असर या इसी के समकालीन कुछ ऐसे भी शिक्षा के मंदिर थे जो धार्मिक मंदिर थे, और उनमें क्या होती थी, उनमें जो है वो शिक्षा का प्रावधान था। जैसे मिडाइवल में मस्जिदों में ही क्या होते थे, मकतब होते थे या मदरसे होते थे, तो उसी से जुड़े हुए यहाँ पर था धार्मिक मंदिर, जिसमें बनारस आ जाता है जिसे हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कांची आ जाता है, और इसके अलावा मिथिला आ जाता है। क्या, मिथिला। तो ये भी क्या थे, बनारस, कांची और मिथिला, ये भी क्या थे, शिक्षा के मंदिर थे। लेकिन इनमें जो शिक्षा दी जाती थी वो ज्यादातर दी जाती थी आपका धार्मिक वजहों से। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के या एंशियंट एजुकेशन के कुछ अहम अहम विश्वविद्यालय थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उड़नपुरी, वल्लभी, जगद्दला, बनारस, कांची और मिथिला। इसमें जो सबसे अहम है वो है हमारा नालंदा, क्योंकि नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि द ओल्डेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट
कौन सा है? तो नालंदा। और इसको किसने खत्म किया था? एग्जाम में पूछा जाता है। बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जो है वो तहस नहस किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। हालांकि अभी इसका जो है वो रिनोवेशन करवाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको दोबारा से रिन्यू करा दिया है। आप लोगों ने आजकल न्यूज में भी इसके बारे में जो है वो पढ़ा होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने खत्म किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो ये सारी चीजें हुई एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से। इसके बाद मिडाइवल में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको पता ही है, वहां पे सिर्फ मकतब और मदरसा होता है। उसके अलावा वहां पर जो है वो क्या होती है, दीनी तालीम के साथ साथ वहां पर जो है वो फिर मदरसे में उसको क्या कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जब हम लोग पूछते हैं अपने आधुनिक काल में, आधुनिक काल कह लें या हम लोग उसे कहते हैं मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं, ये हम लोग उसे कह सकते हैं एक तरीके से ब्रिटिश एजुकेशन। क्या कहते हैं? ब्रिटिश एजुकेशन। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हो गए थे, अंग्रेज आने शुरू हो गए थे। और अंग्रेजों ने जो अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की, वो शुरू की 1557 में, जब उन्होंने युद्ध लड़ा, पलासी का युद्ध। और इसके बाद 1764 में उन्होंने लड़ा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने पांव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के रूप में जमाने शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यहाँ पर जो है वो दोनों में उनको फतेह हासिल मिली। और इसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कब्जे करने में कुछ अच्छी बातें भी हुई, और वो बातें हुई शिक्षा से रिलेटेड। क्योंकि अंग्रेज जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इसीलिए वो इंडियंस में को क्या करना चाहते थे, एजुकेशन करना चाहते थे। और एजुकेशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि हमें जो अपने ऑफिसर्स हैं या अपने जो कर्मचारी हैं, वो कहाँ से लाने ना पड़े, लंदन से ना लाने पड़े, हम यही इंडियंस को क्या कर लें, इंडियंस को ही शिक्षित बना दें। इसीलिए उन्होंने एक जो है वो स्कीम बनाई, या कह सकते हैं एक नीति बनाई, जिसे हम लोग कहते हैं छन छन वाली, छन छन वाली विधि। ठीक है, छन छन विधि वाली कह सकते हैं, या हम लोग उसे कहते हैं डाउनफॉल फिल्टर। डाउनफॉल फिल्टर, ये एक विधि थी जो शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों ने शुरू की थी सबसे पहले। वो कब की थी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है ये छन छन विधि वाली, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका मकसद था कि हम लोग एक इंसान को सिखाएंगे, वो एक इंसान दो लोगों को सिखाएगा, ये दो लोग इंसान दो लोगों को सिखाएंगे, और ये दो लोग और दो लोगों को सिखाएंगे। यानी कि इनका मकसद ये था कि हम ऊपर के लोगों को शिक्षित करेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे इस तरीके से। तो इसे बोला जाता है डाउन फिल्टर एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से ये इनकी क्या थी, मंशा थी। क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मुल्क था, तो सबको शिक्षा देना क्या था, पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये क्या कर दिया, इन्होंने एक पूरी एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, बना दिया। और इसे बोलते हैं हम लोग डाउन फॉल फिल्टर। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं छन छन विधि वाले। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग आटा छानते हैं छन्नी में, तो आटा जो सही सही आटा होता है वो छन के नीचे तक पहुंच जाता है, और जो खराब खराब है वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है छन्नी में। तो इसे बोलते हैं डाउनफॉल फिल्टर या छलने वाली विधि। अभी जो ब्रिटिश काल का जो शुरू होता है एजुकेशन सिस्टम, वो शुरू होता है 1813 से, जो सबसे पहले शुरू हुआ, और उसको हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया, तो पहला चार्टर एक्ट आया 1813 में। इसके बाद इसके 10 साल बाद 1823 में एक और एक्ट आया, या हम लोग कह सकते हैं एक और रिपोर्ट आई, जिसे हम लोगों ने कहा एल्पिस्टोन, एल्पिस्टोन रिपोर्ट। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, एल्पिस्टोन रिपोर्ट। ये किस बारे में थी, इसमें क्या क्या खास बात है, वो सारी चीजें जो मैं आपको लिखवाऊंगा। 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1823 में एल्पिस्टोन रिपोर्ट आई। इसके बाद एल्पिस्टोन रिपोर्ट के बाद आया जनरल कम्युनिकेशन, ये भी 1823 में ही आया, जिसे हम लोगों ने नाम दिया जनरल कमीशन। जनरल कमीशन आया 1823 में। 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1823 में एल्फिस्टोन रिपोर्ट आई, और 1823 में ही आया जनरल कमीशन। और इसी जनरल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया एक और कमीशन को, जो कहा जाता है इंडिया में इंग्लिश का संग मील, या इंग्लिश को प्रभाव देने का, या इंग्लिश को और बढ़ावा देने का काम किया,
1835 में, जिसे हम लोग बोलते हैं मैकाले मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकालेस मिनट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1835 में आया मैकाले मिनट्स, और मैकाले मिनट्स ने ही क्या दिया कि हमें इंग्लिश में लैंग्वेज जो है वो इंडियंस को सिखानी है मैकाले मिनट में। तो 1935 में आया मैकाले मिनट। ठीक है, यही जो है वो एग्जाम में अक्सर भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे याद रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है वो किसी भी तरह की कोई गलती ना करें एग्जाम के हवाले से, क्योंकि बच्चे जो है वो अक्सर यही जो है वो गलती कर लेते हैं जब उनको इस बारे में जो है वो पता नहीं होता। ठीक है, इसके बाद 1854 में 1854 में आया वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, ये किसने बनाया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच ने बनाया था। और पूछा जाता है कि ये किसके हुक्म से जारी हुआ, तो याद रख लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के कहने पर 1854 में वुड डिस्पैच आया। ठीक है, इसके बाद 1882 1882 या 1883 में आया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, ठीक है, एक है हंटर कमीशन और एक होता है हंटर कमेटी, दोनों ही अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा हंटर कमीशन और हंटर कमेटी में। हंटर कमीशन है शिक्षा के लिए, और हंटर कमेटी आई थी जब हुआ था जलिया वाला कांड। ठीक है, दोनों अलग अलग है। हंटर कमीशन शिक्षा के लिए है, और हंटर कमेटी जो है वो जलियांवाला बाग कांड के लिए है। और जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। शिक्षा हंटर कमीशन है, और जलियांवाला कांड की रिपोर्ट किसने की थी? हंटर कमेटी ने की थी। तो दोनों ही कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही लिखवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1882 के बाद 1902। 1902 इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन के बाद 1905 में आता है नेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अभी मैं सिर्फ आपको ये सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इन्हें पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा भी कि हंटर कमीशन में क्या खास बात थी, यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या खास बात थी, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में क्या खास बात थी। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक, 1905। इसके बाद 1913 में 1930 में आया रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। अभी हम लोग प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि बिफोर स्वतंत्रता या बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं वो लिखवाई है मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस, और मैं अभी वही लिखवा रहा हूँ। तो 1913 में हम लोग आ गए हैं रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। ये भी कौन लेकर आए? अंग्रेज लेकर आए। इसके बाद 1917 में 1917 में सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1913 में 1917 में आया सैडलर कमीशन। इसके बाद 1929 में आया सैडलर कमीशन के बाद हरटैग कमेटी। हरटैग कमेटी 1929 में। सीक्वेंस भी याद रखना है, इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस से सारी चीजें जो है वो करा रहा हूँ। 1917 में आया सैडलर कमीशन, और 1929 में आया हरटॉग कमीशन। इसके बाद 5 साल बाद 1934 1934 में आया क्या? सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी 1934 में। इसके बाद 1937 1937 में आया अबाउट वुड रिपोर्ट। अबाउट वुड रिपोर्ट, अबाउट वुड रिपोर्ट। और इसके बाद 1937 में आई 1937 में ही आई वर्धा कमेटी। वर्धा कमेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू बुनियादी, न्यू बुनियादी, न्यू बुनियादी शिक्षा वर्धा कमेटी। और वर्धा कमेटी का संस्थापक कौन था? तो लिख लीजिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लेकर आए थे वर्धा कमेटी।
इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे 1937 में। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1944 में आती है हमारी सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट, और ये क्या होती है? लास्ट रिपोर्ट होती है जो पेश की जाती है बाय ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा पेश की गई एजुकेशन से लिहाज से रिपोर्ट कौन सी थी? सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको और जहन में आ जाए सारी चीजें, कंफ्यूजन जो है वो किसी तरह का ना रहे। 1813 में आता है हमारा चार्टर एक्ट, जो सबसे पहला आता है एजुकेशन के हवाले से, कि हमें जो है वो क्या करनी है, देसी लोगों को यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या करना है, पढ़ाना है। उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, उस पर क्या करना, हमें काम करना है। और फिर इसी चार्टर एक्ट के बाद एक रिपोर्ट आती है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट। बताया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ों पे हमें काम करना है और क्या क्या चीज़ों को हमें बेहतर करना है। और इसीलिए एक जनरल कमीशन बनाया जाता है या एक टीम गठन की जाती है कि इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। और बस इसी जनरल कमीशन के रिकमेंडेशन पर आता है मैकाले मिनट। और यहीं से बाकायदा तौर पर इंडिया में क्या शुरू होता है, ब्रिटिश एजुकेशन शुरू होती है मैकाले मिनट्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है किस पर? इंग्लिश पर। और इसी के बनाए हुए रूल, इसी के बनाए हुए रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है कौन? वुड डिस्पैच। क्या करता है? वुड डिस्पैच, ये कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद क्योंकि फिर 1857 का गदर हो जाता है, 1857 की क्रांति हो जाती है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए ये काम रुक दिया जाता है। और फिर उसके बाद 1882 में या 83 में हंटर कमीशन जो है वो आता है एजुकेशन के लिए। इसके बाद 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है। 1913 में रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी आती है, जो कौन लाते हैं? ब्रिटिश लाते हैं। इसके बाद 1917 में आता है सैडलर कमीशन। 1929 में आता है हर्टोग कमेटी। 1934 में आता है सप्रू कमेटी। 1937 में आता है अबाउट वुड रिपोर्ट। 1937 में ही वर्धा कमेटी आती है या वर्धा कमीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं बुनियादी तालीम, या हम लोग कह सकते हैं उसे न्यू तालीम। इसका दूसरा नाम भी है, इसका हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे हम लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा। क्योंकि गांधी जी ने दी थी तो इसलिए क्या है, इसके अलग अलग नाम है। और इसके बाद लास्ट जो रिपोर्ट पेश की जाती है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, वो होती है सार्जेंट रिपोर्ट। और इसके बाद हम लोग आज़ाद हो जाते हैं 1947 में। हमें क्या मिल जाती है? आज़ादी मिल जाती है और हम हो जाते हैं इंडिपेंडेंस। क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंस 1947 में। और इसी के बाद हम लोग बनाते हैं 1948 में अपना पहला कमीशन। कोई बच्चा बता सकता है 1948 में, यानी कि आज़ादी के बाद हम लोग सबसे पहला जो कमीशन बनाते हैं उसका क्या नाम है? कोई बच्चा बता सकता है उसका क्या नाम है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं सबसे पहला अपना कमीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, जिसका दूसरा नाम होता है राधा कृष्णन कमीशन। आपने सुना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर 1948 में हम लोग सबसे पहला कमीशन बनाते हैं अपना। यानी कि आज़ादी के बाद जो हमारा पहला कमीशन है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो बनता है 1948 में, जिसका नाम रखा जाता है विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय कमीशन। अभी हम लोग ब्रिटिश काल में हैं, तो इसलिए हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करेंगे, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे अभी प्री इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी शुरू होता है वो शुरू होता है मैकाले मिनट से। कहाँ से? मैकाले मिनट से, जहाँ से एग्जाम आते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मैकाले मिनट। मैकाले मिनट, मैकाले मिनट इसलिए कहा जाता है कि नाम था जो ये लेकर आया था वो था मैकाले। और मिनट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीटिंग हुई थी 35 मिनट तक तकरीबन।
तो उसी मीटिंग के बेस पर हम लोग इसे कहते हैं मैकाले मिनट। और ये कब आया था? ये आया 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1935 को आया मैकाले मिनट। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? मैकाले ने। लेकिन इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो लिख लीजिएगा, थॉमस बमिंगटन, थॉमस बमिंगटन मैकाले। ठीक है, ये पूरा नाम था थॉमस बमिंगटन मैकाले। और इन्हीं के नाम पर ये हम लोग पढ़ते हैं मैकाले मिनट 1935 में। ठीक है, और इसको जो पूरा नाम दिया गया थॉमस बमिंगटन मैकाले ने, वो नाम दिया मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के नाम से हमने इसे जाना। मैकाले मिनट 35 मिनट तक मीटिंग हुई। कब हुई? 2 फरवरी 1835 में। थॉमस बमिंगटन मैकाले ने इसको प्रेजेंट किया और उसी ने इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। और इस मीटिंग का नाम रखा गया मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, और इसीलिए ये नाम पड़ गया पूरा मैकाले मिनट। ठीक है, मैकाले मिनट ये क्या हुई? इसमें काम की गई या इस मीटिंग को बनाया गया। अब इस मीटिंग में जो है वो कुछ मुद्दे बताए गए या कुछ बातें जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए की गई। वैसे तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो जरूरी था इम्पार्ट इंग्लिश। इम्पार्ट इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि भारतीयों को अंग्रेजी भारतीयों को अंग्रेजी जबान में या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। ये इसका क्या था? सबसे बड़ा रोल था मैकाले मिनट का। अगर पूछा जाए कि मैकाले मिनट का सबसे जरूरी या सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका यही था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। और क्यों दी जाए? ताकि वो कर्मचारी लंदन से ना लाने पड़े, इंडियंस को ही क्या किया जाए? उसके लिए काबिल बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा काम किया गया ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी कि अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ी, यानी कि धार्मिक शिक्षा ही पढ़ी थी। तो इसकी जगह पे हम लोग उन्हें क्या करें? उन्हें कराएं वेस्टर्न एजुकेशन से रूबरू कराएं। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब होता है पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षा, जो यूरोप में चलती है उससे क्या किया जाए? इंट्रोड्यूस कराया जाए। जैसे साइंस, ठीक है, इसके अलावा लॉ, इसके अलावा बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या किया जाए? उनको इंट्रोड्यूस करा जाए और उसको जो है वो सिखाया जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैकाले मिनट में बात कही गई थी। जो इम्पोर्टेंट है वो ही एग्जाम के हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनको हम लोग नेगलेक्ट करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही 2-4 बातें थी जो मैकाले मिनट में आपको याद रखनी थी। इसके बाद आता है हमारे पास वुड डिस्पैच। क्या आता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ये कब आता है? 1854 में आता है। और इसको कौन लाता है वुड डिस्पैच को? ये लाता है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी और उस वक्त जो था लॉर्ड डलहौजी कौन था? इंडियन में या भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल डलहौजी। कहा जाता है कि जितने भी लॉर्ड हुए हैं भारत में, उन सब में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो डलहौजी ने किया है। डलहौजी ने ही क्या बनाया है? रेलवे बनाया है। इसी ने ही क्या बनाया है? पोस्ट ऑफिस बनाया है, यानी कि डाक खाना बनाया है। इसके अलावा इसने और बहुत सारे काम किए हैं। और इसी ने ही क्या लेकर आया था एजुकेशन में? वुड डिस्पैच लेकर आया। वुड डिस्पैच सिस्टम लेकर आया। और इसने क्या किया? जो हमने अभी पीछे पढ़ा था मैकाले मिनट में कि इंग्लिश को क्या करो? बच्चों को सिखाओ। लेकिन लॉर्ड डलहौजी क्या था? बड़ा चालाक था। उसने क्या किया? इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए। उसने कहा बेशक इंग्लिश को पढ़ाओ बच्चों को या हिंदुस्तानी को, लेकिन उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, क्या है? प्राइमरी एजुकेशन है, वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो उनकी देसी भाषा में ही होनी चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी देसी भाषा में ही होनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से मदर टंग में ही उनको सिखानी चाहिए। ये बात कही थी वुड डिस्पैच में
जो डलहौजी लेकर आया था। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी के बाद आती है हमारी सीनियर सीनियर एजुकेशन। सीनियर एजुकेशन में क्या कहा वो डिस्पैच ने कि उनको इंग्लिश भी सिखाई जाए और साथ साथ उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी सिखाई जाए। मीन्स उनकी जो मदर टंग है और इंग्लिश, वो दोनों को कंबाइन करके क्या किया जाए, उनको सिखाया जाए सीनियर एजुकेशन में। और जब बच्चा कंप्लीटली हायर एजुकेशन में आ जाए, ठीक है, किस में आ जाए, कंप्लीटली हायर एजुकेशन में, तब फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दी जाए इंग्लिश। फुल्ली इम्प्लीमेंट, फुल्ली इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उस वक्त जब बच्चा हायर एजुकेशन में आ जाए, तब सिर्फ और सिर्फ बच्चा क्या करे, इंग्लिश में ही क्या करे, पढ़ाई करे। ठीक है, तो ये बातें किसमें थी, वुड डिस्पैच में। मैंने शायद आपको यहाँ पे एक बात लिखवा दी थी, यहाँ पे वुड डिस्पैच लॉर्ड कैनिंग नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती है, इसे सुधार लीजिएगा। ये कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं है बल्कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच में एक बात और बात हुई, और वो हुई फीमेल एजुकेशन। यानी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले कदम किसने उठाया, वुड डिस्पैच ने उठाया, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने उठाया। और इसी में एक नारा दिया गया, या कह सकते हैं एक कोट दिया गया, और वो दिया गया फ्रैंक एंड कोर्डियल फ्रैंक एंड कोर्डियल सपोर्ट। ठीक, यानी कि सबके लिए और सभी लिंग के लिए एक अच्छी और एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की क्या की जाए, हम व्यवस्था बनाए। इसीलिए स्पष्ट, अगर हम लोग इसका हिंदी रूपांतरण देखें, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण, ठीक है, हमें क्या बनानी है, प्रणाली बनानी है। अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन करें, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण प्रणाली बनाए, ये बात किसमें कही है, वुड डिस्पैच में कही गई है। ये 4-5 बातें आपको वुड डिस्पैच के हवाले से याद रखनी है। ठीक है, अब वुड डिस्पैच जब आया तो ये एक नई क्रांति के तौर पर सामने आया, और इसी में ही एक रिपोर्ट पेश आई जो 3 साल बाद पेश की गई 1857 में। हालांकि ये अंक किसका था, वुड डिस्पैच का ही था। हालांकि ये अंक किसका था, वुड डिस्पैच का ही था। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो बात की गई, भाई हमने रूल रेगुलेशन और उद्देश्य तो बना लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए। अब उस जगह के लिए हमें क्या करना था, लोगों को बुलाना था, और लोगों को बुलाने के लिए हमारे पास एक जगह जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए 1857 के जेर असर जो एक वुड डिस्पैच आया, उसमें क्या किया गया, उसमें हमने यूनिवर्सिटीज खोली 3, जिसमें पहले ही है कलकत्ता, एग्जाम में पूछा जाता है, बॉम्बे और मद्रास, जिसे हम लोग चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो सबसे पहले ये 3 विश्वविद्यालय खोले गए भारत में। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय खोले गए, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये किसके तर्ज पर खोले गए, तो याद रख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कि लंदन की तर्ज पर ये तीनों विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये वुड डिस्पैच के जेर असर खोले गए। और जब ये खोले गए, तब कौन था भारत का लॉर्ड, तब था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। और ये 3 खोलने के बाद इसी में एक बात और ऐड कर दी गई कि जल्द ही 3 यूनिवर्सिटीज और खोली जाएंगी, जिसमें थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इन यूनिवर्सिटीज को खोलने का भी क्या किया गया, इरादा किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये 3 खोली जा चुकी थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। किसकी तर्ज पर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर। और वहीं पर घोषणा की गई कि जल्द ही पंजाब, लाहौर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो खोली जाएंगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, गुड। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 1882 में, जिसको हम लोग जानते हैं हंटर कमीशन के नाम से, हंटर कमीशन। ठीक है, और इसको कौन लेकर आया था, लॉर्ड विलियम हंटर।
इसलिए हम लोग इसे नाम से जानते हैं लॉर्ड विलियम हंटर, और यही है हंटर कमीशन। और इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। हंटर कमीशन भी कहते हैं और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रिकमेंडेशन किया था वो किया था वुड डिस्पैच ने। क्या है? वुड डिस्पैच ने, ठीक है। और ये आया क्यों था हंटर कमीशन? ये आया था जो वुड्स डिस्पैच था 1854 में, उसकी समीक्षा करने ये आया था। समीक्षा कह सकते हैं या इसकी जांच कह सकते हैं कि जो उसके उद्देश्य थे क्या वो उसने पूरे किए या नहीं किए। और उसमें पाया गया कि हाँ, जो वुड डिस्पैच ने काम किया था, सॉरी, जो वुड डिस्पैच ने काम किया था वो क्या है, पूरी तरीके से सही था। तो हंटर कमीशन ने वुड डिस्पैच की क्या की थी, जांच की थी या समीक्षा की थी 1882 में। इसके बाद 1902 में हम लोग आ जाते हैं, 1902 में, 1902 में ये आ जाता है इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। और इसको कौन प्रेजेंट करता है? एक सेकंड रुकेगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, ठीक है। और इसको लेकर कौन आया था? वो आया था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो माना जाता है सबसे दुष्ट लॉर्ड माना जाता है लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसी ने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन। लेकिन इसका मकसद ये था कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। इसलिए इन्होंने रिफॉर्म्स ऑफ सॉरी रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि इसने भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलने की सिफारिश की थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। किस कमीशन के द्वारा? इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन के द्वारा 1902। और इसी ने क्या किया, सबसे अहम काम किया, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, और वो है कि इंपीरियल इंडिया में इंपीरियल लाइब्रेरी की शुरुआत की। इंपीरियल का मतलब होता है जो लंदन में लाइब्रेरी होती है, उसी की तरह इंडिया में भी क्या हो, इंपीरियल लाइब्रेरी हो, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की क्या की, स्थापना की। तो ये बातें जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन के ताल्लुक से आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। 1902। ठीक है, इससे आगे की बात हम लोग मंडे में करेंगे।